हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लाइव लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का वो टॉपिक जो उस चैप्टर का बहुत ही मुश्किल टॉपिक माना जाता है। मतलब कौन सा चैप्टर बच्चों आज हम देख रहे हैं लाइव लेक्चर में? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों। पैरेलल में जो दूसरे चैप्टर सभी चल रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स वाली यूनिट का लास्ट चैप्टर चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने खत्म कर लिया है और एवोल्यूशन भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इन डिटेल बच्चों। साथ ही ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट पैरेलल में चल रही है जहां पर हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म होने वाला है। आईबॉल हमने कंप्लीट कर लिया है, ईयर वाला पार्ट और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स बचे हुए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बच्चों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसमें वो चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 यूनिट्स इस समय हमने पैरेलल में चला रखी है बच्चों। ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स वाली यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आज का जो लेक्चर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का, जैसा मैंने अभी आपको बोला, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को भी हम कह सकते हैं या मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट का है ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बच्चों नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जी हाँ, नॉन साइक्लिक जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की हम मतलब एक तरह कह सकते हैं दो कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं कि लाइट रिएक्शन में ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जहां पर एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है और एक में साथ में एनएडीपीएच का प्रोडक्शन भी होता है बच्चों। और ये जो जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बच्चों, ये दो ऐसे सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जिसमें मैंने देखा है पिछले मेरे 11 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में कि हर बच्चों को दिक्कत आती ही आती है। लेकिन आज जिस तरीके से इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे बच्चों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि उसके बाद एक तो आपको यह पता चलेगा कि क्या यार इस टॉपिक को इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता था या पढ़ा जा सकता था, और आज के बाद इस टॉपिक में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका रीजन बता दूं, कोई नया काम मैं नहीं कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में बेसिक लेवल कंसेप्चुअल लेवल पे जाकर पढ़ेंगे। अभी तक जो आप पढ़ते हो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे या ऑफलाइन में भी, मैंने सब जगह पढ़ा रखा है बच्चों, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरह के फॉर्मेट्स में पढ़ाता हूँ। रेजोनेंस में हेड रह चुका हूँ बायोलॉजी का। तो मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि यूजुअली इस टॉपिक को जब पढ़ाते हैं तो हम बहुत ही थ्योरेटिकल वे में पढ़ा देते हैं, बहुत ही मैकेनिकल वे में पढ़ा देते हैं, और टीचर्स की भी गलती नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ने दे ही उस तरीके से रखा है। लेकिन आज जिस बुक से मैं रेफरेंसेस लेकर आया हूँ, जिस कुछ बुक्स को मैं फॉलो करता हूँ बच्चों, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर सकूँ, अच्छी बात है आपको बता सकूँ। तो वो बच्चे जो अभी 25 की नीट 25 की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या बायोलॉजी ओलंपियाड्स को भी अपने दिमाग में रख रहे हैं बच्चों, मैं एक बुक का नाम आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज कैम्पबेल बायोलॉजी। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो आगे थोड़ा डिटेल में बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, या जो बायोलॉजी ओलंपियाड्स देना चाहते हैं, या जिनके पास अभी नीट की प्रिपरेशन के लिए समय है, जो अभी 9th-10th में ही है या अभी 10th टू 11th मूव करने वाले हैं। तो बच्चों आपके लिए 2-3 बुक्स से आज मैं बहुत सारा कंटेंट तैयार करके लाया हूँ। मतलब आज का जो लेक्चर है ऑलमोस्ट हमारा जो भी लेक्चर होगा 40-45 मिनट्स या 1 आवर का, इसको तैयार करने में ये जो नोट्स यहाँ पर आपके सामने होंगे बच्चों, आज मैं आपके लिए डिटेल्ड लेक्चर्स में हैंड रिटन नोट्स लाता हूँ। और आपको ये भी बता रखा है कि यदि आप ये सारे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, अपना समय बचाना चाहते हैं, तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों? हमारी जो बायोलॉजी लर्निंग ऐप है, जिसको विदाउट एनी डाउट में कह सकता हूँ कि इंडिया की बेस्ट बायोलॉजी लर्निंग ऐप अब बन रही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नॉट ओनली नीट बट हम बायोलॉजी इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में जिसमें बायोलॉजी आती है, आप इस प्लेटफॉर्म पे इस ऐप पे पढ़ के निकाल सकते हो बच्चों वो एग्जाम। तो इस ऐप पे 2 बैचेस अभी रन हो रहे हैं, जोश एंड जुनून। अर्ली जोश एंड जुनून अब जो 24 और 25 नीट को टारगेट करने वाले बच्चे, उनके लिए भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। जोश बैच 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए होता है, जुनून 12th और ड्रॉपर्स के लिए। इन बैचेस को सब्सक्राइब करके आप इन हैंड रिटन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, और एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, इन फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक और चीज बता दूं, यदि आप डायरेक्टली पर्सनली मुझसे कनेक्ट होकर अपने बायोलॉजी डाउट्स या अपनी प्रिपरेशन को लेकर किसी भी तरह के डाउट्स यदि आपको पूछना चाहते हो बच्चों, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग डॉक्टर हूँ, इस फेज से गुजरा हूँ, मैंने नीट को क्रैक करा एक अटेम्प्ट में बच्चों, 196 ऑल इंडिया रैंक के साथ, फिर एमडी भी करी है बच्चों, तो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। बच्चों को मैं गाइड कर भी रहा हूँ, काफी फायदा भी मिला है बच्चों को। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो बच्चे भी आगे हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों, वंस अगेन अनन्या, कादिर, ठीक है, केशव। चलो भाई, तो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? मैंने आज के फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम लिया है वो लिया है एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों, और इसके बारे में अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो बेसिक्स थे लाइट रिएक्शन के,
जो लाइट रिएक्शन को समझने के लिए जरूरी थे वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिए थे, और मैंने आपको वहां ये भी बोला था वो पढ़ने इसलिए जरूरी थे, उनको पढ़े बिना आज का लेक्चर हम नहीं समझ पाते। तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि लाइट रिएक्शन का मेन काम क्या होता है। नाम ही क्या है, लाइट रिएक्शन, जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, प्लस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब सनलाइट से या सन से जो एनर्जी मिल रही है इस लाइट रिएक्शन में उसको कन्वर्ट कर देंगे हम केमिकल सब्सटेंसेस में, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो ये जो सनलाइट आ रही है प्लांट्स के ऊपर उसको ट्रैप करने के लिए भी कुछ होना जरूरी है, और वो काम कौन करते हैं, पिगमेंट्स करते हैं। पिगमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स ये काम करते हैं, क्या क्या रोल उसमें प्ले करते हैं, कौन से मेन पिगमेंट्स होते हैं, कौन से एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स का क्या काम है, मेन पिगमेंट का क्या काम है। क्लोरोफिल्स आर द मेन पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स आर द एसेसरी पिगमेंट्स। इतना हम पढ़ चुके थे बच्चों। फिर हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एलएचसी के बारे में भी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ, हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है उनका जो कलेक्शन होता है बच्चों थाइलोकेट मेम्ब्रेन्स के अंदर या स्ट्रोमा लैमेला की मेम्ब्रेन्स के अंदर बच्चों, उनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज बताई थी कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है कि जो कि कुछ नहीं सिर्फ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, उसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। सन से जो लाइट आ रही है उसको पकड़ रहा है बच्चों, उसको हार्वेस्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए उसको हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करा है। अब इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से बच्चों उनके सेंटर में वन पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है कि एनसीईआरटी सिर्फ एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की बात करती है, लेकिन वास्तव में यदि आप स्टैंडर्ड बुक्स इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स की बात करेंगे तो वन पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा आपके कि भाई एक होता है या दो होते हैं, है ना, तो वहां आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट पढ़ेंगे हम सही चीज में। आपको जहां जहां एनसीईआरटी में कुछ गलतियां हैं और बहुत सारी गलतियां अभी भी कई जगह, काफी करेक्शंस हो चुके हैं एनसीईआरटी में, लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट अभी भी कई जगह गलतियां हैं। जहां जहां भी ऐसा कंट्रोवर्शियल होता है एनसीईआरटी का, मैं आपको सही चीज भी बता देता हूं और एनसीईआरटी की गलती भी बता देता हूं। हमें एग्जाम में अपनी विजडम, अपनी दिमाग को यूज करते हुए क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है। भी वहां पर देख लो, यदि आपको जो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है वो दे ही नहीं रखा है, एनसीईआरटी के हिसाब से बात चलती है तो वेल एंड गुड, उसके हिसाब से करिए आना। लेकिन यदि आपको एनसीईआरटी के कंसेप्ट के साथ साथ, जो कि आपको पता है कि सर ने बताया था कि गलत है, और आपको बेटर जो कंसेप्ट था, जो सही कंसेप्ट था, यदि वो भी ऑप्शन में दिया है देन वी विल गो फॉर द करेक्ट वन, बेटर वन। कारण प्रीवियसली हिस्ट्री में पास्ट में पिछले 2-3 सालों में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट के अंदर जहां पर जो एनसीईआरटी का गलत कंसेप्ट था वो भी था ऑप्शंस में, और जो ज्यादा बेटर करेक्ट ऑप्शन था वो भी था, और एनटीए ने बेटर करेक्ट ऑप्शन को फेवर किया, उसको सही माना। मतलब एनटीए ये चीज क्लैरिफाई कर चुका है कि भाई एनसीईआरटी ने कोई चीज यदि गलत दी है, लेकिन एग्जाम में यदि उसका करेक्टेड वर्जन आ गया है तो आपको करेक्टेड वर्जन ही करना है, क्योंकि एनटीए उसको ही एक्सेप्ट करेगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर मैंने आपको एक चीज बता दी है, ये जो वन पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं, है ना, इनके बिना लाइट रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले हमें क्या समझना है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। भाई सन से जो एनर्जी आ रही है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। ये एनर्जी को कौन कैच करेंगे, पहले जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को छोड़कर। मान लो ये फोटोन इस पिगमेंट मॉलिक्यूल के ऊपर आया बच्चों, आ गया। अब ये पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, जब इस फोटोन की वजह से इसके पास एनर्जी डिलीवर होगी, फोटोन के पास एनर्जी है लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी जब इस पिगमेंट मॉलिक्यूल को डिलीवर होगी तो इस पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जाने के बाद वो वापस से जब नीचे के लेवल पे आएगा तो उस एनर्जी को रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किसको ट्रांसमिट होगी, किसी पास वाले पिगमेंट मॉलिक्यूल को। जब पास वाले पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी गई तो अब इसका अगेन इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर से वापस स्टेबिलिटी के लिए लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, उस एनर्जी को रिलीज करेगा जो अब इसके पड़ोसी के पास चली जाएगी। इस तरीके से जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, और ये एनर्जी अल्टीमेटली कहां पहुंचानी है हमें, बीच के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के पास जो रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं बच्चों। दो तरह के फोटो सिस्टम्स या एलएचसीज हमने पढ़े थे बच्चों, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, और वहां पर हमने देखा था कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, है ना, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं बच्चों। तो रिएक्शन सेंटर जो भी होगा वहां पर अल्टीमेटली जब उसके पास एनर्जी पहुंचेगी, चाहे वो P680 हो चाहे P700 हो बच्चों, तो फिर अल्टीमेटली मान लो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है, इसके पास जब ये एनर्जी इन पिगमेंट मॉलिक्यूल से डिलीवर हो जाएगी तो इसका इलेक्ट्रॉन
भी हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, लेकिन अब वो यहां से रिलीज हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जो रिलीज हो रहा है फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एक दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा। वो मॉलिक्यूल या वो केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस जो यहां से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बच्चों, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और दोनों फोटो सिस्टम्स के अंदर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग अलग होता है। किसमें कौन सा होता है, ये भी सारी चीजें आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगी। तो कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है, सनलाइट के थ्रू जो फोटोन्स आ रहे हैं बच्चों, उनकी एनर्जी LHC के जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सेप्ट द रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर को उस एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जगह 680 वाला एक जगह 700 वाला, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिक यदि हमें पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा देख लिया था, अभी मैंने वापस आपको बता दिया, रिफाइन कर दिया है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो लाइट रिएक्शन है उसमें कुछ 3-4 चीजें हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है ना, ATP और NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, ये सारी चीजें उसके अंदर हो रही है। तो वो कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक तो लाइट एब्जॉर्प्शन का, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का, और किस तरह से ATP और NADPH का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फोटो मींस लाइट, फॉस्फोराइलेशन प्रोडक्शन ऑफ ATP, यदि हम यहां की बात करें तो अभी जो लाइट रिएक्शन हम देख रहे हैं इसमें ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये ATP का प्रोडक्शन क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की मदद से हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है बच्चों। और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके से हो सकता है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हम Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी कहते हैं या Z स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, और दूसरा बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये किस बेसिस पे, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो स्ट्रोमा लेमिले होते हैं बच्चों उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ PS फर्स्ट मिलता है। जब अकेला PS फर्स्ट होता है तो वहां पर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन जो थाइलोकोइड ग्रेना थाइलोकोइड्स होते हैं बच्चों, ग्रेना थाइलोकोइड्स में आपको PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों मिलते हैं। जब दोनों काम कर रहे हो PS सेकंड PS फर्स्ट, तब आपको Z स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। ठीक, एक बार देखते हैं क्या कहानी है भाई। A photon of light strikes a pigment molecule in a LHC of PS second। हम नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं बच्चों। नॉन साइक्लिक कहां से स्टार्ट होता है, PS सेकंड से स्टार्ट होता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगेन यहां पर बच्चों एक डायग्राम, ये जो डायग्राम यहां पर आप देख रहे हो Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, ये NCERT का डायग्राम है। बट NCERT के डायग्राम से हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे कंसेप्चुअली, है ना। कंसेप्चुअली समझने के लिए मैं आपके लिए एक बेटर डायग्राम लेकर आया हूं। तो पहले हम चीजों को उससे समझेंगे और फिर हमारे लिए जो ये NCERT वाला डायग्राम है ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों। हो सकता है कि इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बट मैं चीजें बोलता जाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आती जाएगी बच्चों, है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा ही हम कर लेंगे, जितना थोड़ा छोटा होगा तो क्लैरिटी ऑफ टेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी ठीक रहेगी। ठीक है, ये वही डायग्राम है, उसी का दूसरा वर्जन है जो NCERT ने आपको ये दे रखा है बच्चों, Z स्कीम का। अब इसको समझना, ठीक है। Z स्कीम कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों, PS सेकंड से स्टार्ट होती है। और Z स्कीम के लिए हमें दोनों चाहिए, PS सेकंड भी चाहिए और PS फर्स्ट भी चाहिए। अब ये ऑलरेडी अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कौन सा पार्ट है जहां पर PS फर्स्ट भी होता है और PS सेकंड भी होता है, तो वो है बच्चों ग्रेना थाइलोकोइड। स्ट्रोमा लेमिली के अंदर आपको सिर्फ PS फर्स्ट मिलेगा। तो एक चीज जो यहां पर हमें सबसे पहले पॉइंट में पता चल गई वो क्या है कि जो Z स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ये कहां होगा, ऑप्शंस आ सकते हैं, सिर्फ ग्रेना थाइलोकोइड्स में होगा, सिर्फ स्ट्रोमा लेमिले में होगा, दोनों में होगा, या दोनों में नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपको स्ट्रोमा लेमिले में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेना थाइलोकोइड्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। पहली चीज बच्चों, क्योंकि दोनों चाहिए इसके लिए। स्ट्रोमा लेमिले में सिर्फ PS फर्स्ट होता है बच्चों। स्टार्टिंग कहां से होगी, PS सेकंड से होगी। PS सेकंड से कैसे होगी बच्चों, जो लाइट है जो फोटोन्स के फॉर्म में आ रही है बच्चों, वो PS सेकंड का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, उसको ऊपर आएगी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट के पास, फिर तीसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास, फिर उसके आगे नेक्स्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल, इस तरह से ये एक से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर एनर्जी ट्रांसफर होता जाएगा। अल्टीमेटली ये एनर्जी किसके पास पहुंचेगी, देखो यहां पर आपको बता रखा है बच्चों, ये एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक से मैंने रेफरेंस लिया डायग्राम का बच्चों, तो ये गलत नहीं है। यहां पर रिएक्शन सेंटर आप देख सकते हो, PS सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर होता है बच्चों वो P680 होता है। इसका अब मतलब क्या है, अगेन
ये भी क्या बच्चों को पता नहीं होता, हम रटते रहते हैं पीएस सेकंड में P680 रिएक्शन सेंटर है, पीएस फर्स्ट में P700 रिएक्शन सेंटर है, तब क्या है भाई, क्यों इसको 680 बोला और क्यों उसको 700 बोला? इसका रीजन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई किस बेसिस पर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दो सिस्टम्स हमें पता चले कि भाई इनको हमने अलग अलग नाम दिया है। तो वो इसलिए बच्चों, ये रिएक्शन सेंटर तभी काम करेगा जब कौन सी वेवलेंथ आ रही है यहाँ पर लाइट में, P680, इसीलिए नाम दिया क्योंकि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ का होना यहाँ पर लाइट में जरूरी है। यदि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ यहां पर लाइट में नहीं है तो फिर क्या होगा, पीएस सेकंड यहां पर एक्टिवेट यानी कि काम नहीं करेगा बच्चों। तो एक और कंडीशन आपको मैं वो बता रहा हूं, जहां पर दोनों सिस्टम्स प्रेजेंट है यानी कि ग्रेना थाइलेकोइड्स में जहां पर पीएस फर्स्ट भी प्रेजेंट है, पीएस सेकंड भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी जेड स्किम नहीं होगी। वो कंडीशन कौन सी हो सकती है, यदि ऐसी लाइट वेवलेंथ प्लांट के ऊपर आप डाल रहे हो जिनमें 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ नहीं है, सिर्फ 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। यदि सिर्फ 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट आप डालोगे तो सिर्फ पीएस फर्स्ट एक्टिवेट होगा, पीएस सेकंड नहीं होगा। और जहां अकेला पीएस फर्स्ट काम करता है वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। बाय चांस एक अच्छा क्वेश्चन आ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप हमें वो कंडीशन बताओ जहां पर ग्रेना थाइलेकोइड में भी सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, जबकि वहां है दोनों सिस्टम और जेड स्कीम होनी चाहिए, तो आप कह सकते हो ऐसी कंडीशन जहां पर लाइट में सिर्फ 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ हो, वहां पर ग्रेना थाइलेकोइड्स में भी सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, क्योंकि वहां पीएस सेकंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट की डेफिशिएंसी की वजह से एक्टिवेट नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? आई थिंक यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब ये एनर्जी जब P680 के पास यानी कि रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आएगी बच्चों, तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा बच्चों उसको यहां पर एक सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस सेकंड। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बच्चों पीएस सेकंड का, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस सेकंड की अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर क्या होता है, फियोफाइटिन। इस सब्सटेंस का नाम आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है बच्चों, ठीक है, आता है लेकिन क्वेश्चन में। दोनों का हमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पता होना चाहिए, पीएस सेकंड का भी और पीएस फर्स्ट का भी। पीएस सेकंड का कौन है बच्चों, फियोफाइटिन। अब आप कहोगे सर ये फियोफाइटिन है क्या, फियोफाइटिन कुछ नहीं है, एक तरह का मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जिसमें से हमने मैग्नीशियम हटा दिया है, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन एटम्स हमने जोड़ दिए हैं, तो फिर वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बच्चों, आपका फियोफाइटिन मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक, तो यहां पर जो ये रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स P680, इनको जब लाइट और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की मदद से एनर्जी मिलेगी तो इनका इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, जिसको फियोफाइटिन एक्सेप्ट करेगा। अब इनसे तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर आ गया फियोफाइटिन के पास, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो कम हो गया और इनको वापस अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स है रिएक्शन सेंटर में, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बच्चों, जो अगले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना, है ना। हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है, तो ऑक्सीजन का गेन हो, या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो, या हाइड्रोजन का लॉस हो। इसको चाहिए क्या, अपना इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे चुका है, फियोफाइटिन को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे चुका है। तो अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, क्योंकि इसको अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए। यही जो पॉइंट है बच्चों, ये जो कंसेप्ट है कि ये ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया उसको फिर से फिल करना जरूरी है। ये किस चीज को ड्राइव करता है, किस चीज को प्रमोट करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी बच्चों, जो कि एक कैटालाइज्ड रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां पर स्प्लिट हो रहा है। वो स्प्लिट कैसे हो रहा है बच्चों, 2 तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे, 2 H+ निकलेंगे, है ना, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स थे जिसको अपन ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया, और 1 ऑक्सीजन एटम निकलेगा, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल से। 2 वाटर मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम। जो 2 ऑक्सीजन एटम निकले हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल से, वो दोनों ऑक्सीजन एटम तो कंबाइन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस में क्या इवॉल्व होती है बच्चों, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है, ये स्प्लिट हुआ 2 प्रोटॉन्स के अंदर,
एक ऑक्सीजन एटम के अंदर, और जो इससे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसको फिल करने के काम आएंगे? रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकल के फियोफाइटिन के पास गया है बच्चों, उस होल को, उस गैप को, उस कमी को पूरा करने के काम आएंगे। उन इलेक्ट्रॉन को ये रिप्लेस करेंगे और ये काम लगातार चलता रहेगा। लाइट आएगी, लाइट की वजह से P680 का इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा फियोफाइटिन के पास और इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होगी। वाटर की स्प्लिटिंग से 2 चीजें हो रही है, एक तो हमें क्या मिल रही है बच्चों? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको दिए जा रहे हैं बच्चों? P680 को दिए जा रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम कहां चल रहा है? ध्यान रखना बच्चों, थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन में चल रहा है, ना कि ल्यूमन के अंदर। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, LHCs हैं, ये मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड्स में होते हैं बच्चों, ल्यूमन के अंदर नहीं होते हैं, है ना। ये सारी कहानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रही है बच्चों। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में क्या पड़े हुए हैं? ग्रेना पड़े हुए हैं। उन ग्रेना को कौन कनेक्ट करके रखता है? स्ट्रोमा लेमिले कनेक्ट करके रखते हैं बच्चों। और ये जो थाइलेकोइड्स हैं ग्रेना के अंदर बच्चों, इनकी मेम्ब्रेन में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसमें ही सारा कार्यक्रम चल रहा है। इनके बाहर क्या है? दिस इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि आगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में काम आएगा। और बीच का जो कैविटी है बच्चों, हर बैग का, हर थाइलेकोइड का, ये क्या है? दिस इज ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड, है ना। ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का आगे वाटर स्प्लिटिंग के P680 के पास, ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई गैस के फॉर्म में। प्रोटॉन्स का क्या होगा? ये प्रोटॉन्स चले जाएंगे इस ल्यूमन के अंदर। ध्यान रखना, कहां क्यूमुलेट, कहां इकट्ठे होते हैं ये प्रोटॉन्स? इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड्स बच्चों। और ये चीज अभी अगेन काम आएगी कि भाई थाइलेकोइड की ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, इसका मतलब इनका नंबर, कंसंट्रेशन थाइलेकोइड्स की ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन के बाहर, थाइलेकोइड्स के बाहर क्या है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो ग्राउंड सब्सटेंस है क्लोरोप्लास्ट का, उसके कंपैरिजन में थाइलेकोइड्स की ल्यूमन में प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। एक ग्रेडियंट हम क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन द ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड्स एंड द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट बच्चों। एक तरफ प्रोटॉन्स ज्यादा और एक तरफ प्रोटॉन्स कम। किधर ज्यादा? टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड। यहां तक कोई डाउट हो तो बच्चों बता दो, है ना। अभी तक जितना मैंने आपको यहां बताया है Z स्कीम में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। मैं पानी पी रहा हूं, तब तक सोच लो, समझ लो, कोई भी डाउट हो बच्चों पूछ लो, ठीक है। बढ़ सकते हैं क्या आगे? कोई डाउट नहीं है मेरे पास, इसका मतलब मैं मानता हूं कि सब कुछ क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये फियोफाइटिन क्या करेगा बच्चों? फियोफाइटिन के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये अगले एक मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक ट्रांसफर होते जाएंगे बच्चों आगे, है ना। अब कैसे ट्रांसफर होंगे? फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन मॉलिक्यूल होता है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके पास जाएगा। ये करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर, साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स है बच्चों। और फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल होता है प्लास्टोसाइनिन। ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों मॉलिक्यूल्स का, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बच्चों, जिनका रेडॉक्स पोटेंशियल अलग अलग है। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होती है? किसी भी एक सब्सटेंस की केमिकल की रिड्यूस होने की टेंडेंसी। और रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना? इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसका मतलब क्या है? यदि फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब प्लास्टोक्विनोन की रेडॉक्स पोटेंशियल फियोफाइटिन से ज्यादा है, प्लास्टोक्विनोन से ज्यादा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन की। तो हायर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। लेकिन एनर्जी लेवल की यदि हम बात करें बच्चों, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये सारे केमिकल्स, इन सबको मिलाकर क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, आपको यहां पर डिटेल नहीं दे रखी बच्चों। एनसीईआरटी ने क्या बोला? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS सेकंड का, है ना। जब इसके ऊपर लाइट आई तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नाम नहीं दे रखा, फियोफाइटिन होता है। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कहां जा रहा है बच्चों? PS फर्स्ट के पास जा रहा है। इतना सा एनसीईआरटी ने यहां बताया। मैंने आपको एडिशनली क्या बता दिया है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर क्या होता है, यहां पूरा डिटेल में क्या कार्यक्रम हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहां पर कैसे हुई, यहां पर बता तो रखा है। लेकिन यह स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, इन प्रोटॉन्स का क्या हो रहा है, और इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ये यहां पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रखा था एनसीईआरटी ने। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता दिए। अल्टीमेटली अब क्या होगा बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहा है? PS फर्स्ट। लेकिन क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू
यहां पर इलेक्ट्रॉन इस दर की तरफ आएगा तो एक तरह से वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा है बच्चों। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम किस फॉर्म में यहां पर ट्रैक कर लेंगे, एटीपी के फॉर्म में। तो यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पीएस सेकंड टुवर्ड्स पीएस फर्स्ट थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और एटीपी का प्रोडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल जा रहा है। लेकिन इस एटीपी प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी, ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोटॉन्स हैं जो वाटर स्प्लिटिंग के दौरान निकल रहे हैं बच्चों, ये कहां इकट्ठे हो रहे हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड्स के अंदर। यदि ये ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन जनरेट नहीं होगा तो इस एटीपी को बनाने के लिए जो अभी हम केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखेंगे जो कि जरूरी है बच्चों, वहां पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, अगेन एक एंजाइम की मदद हम लेंगे, वो काम नहीं होगा क्योंकि यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू होगा। प्रोटॉन के मूवमेंट की मदद से जो हमें एनर्जी मिलेगी उसी से ये रिएक्शन ड्राइव होने वाला है बच्चों। तो ये चीज जरूरी है, वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट नहीं होगा, ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठे नहीं होंगे थैलेकोइड्स की, और यहां एटीपी प्रोडक्शन भी नहीं होगा। यह पूरा कंप्लीशन का होगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, और चीजें हमें समझ में आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो एटीपी का प्रोडक्शन भी साथ के साथ हो रहा है। अब ये जब कार्यक्रम पूरा पीएस सेकंड का चल रहा था, इस समय पीएस फर्स्ट के ऊपर भी तो लाइट तो गिरी रही होगी भाई, लाइट तो पूरे प्लांट पे आ रही है। ऐसा थोड़ी कि सेलेक्टिवली पहले सिर्फ पीएस सेकंड पे गिरेगी, गिरेगी दोनों पे। लेकिन लाइट रिएक्शन में जब जेड स्कीम होगी तो पहले पीएस सेकंड से शुरुआत होगी और अल्टीमेटली पीएस फर्स्ट पे बातें जाएगी। तो जब तक ये कार्यक्रम चल रहा होगा तब तक पीएस फर्स्ट के ऊपर भी क्या आ चुकी है बच्चों, आप देख सकते हो यहां पर एनसीईआरटी के डायग्राम में इसके ऊपर भी लाइट आई है। और इसमें भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सेम चीज होगी, जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के, वो एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे और अल्टीमेटली वो एनर्जी कहां पहुंचेगी, P700 रिएक्शन सेंटर पे। यहां पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का पेयर है वो कब एक्टिवेट होता है, कब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, जब लाइट के अंदर कौन सी वेवलेंथ होनी जरूरी है, 700 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ होनी जरूरी है बच्चों यहां पर। ठीक है, यहां पर भी जब इसको लाइट एनर्जी मिल जाएगी बच्चों P700 रिएक्शन सेंटर को, तो ये किसको रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन को अगेन यहां पर एक केमिकल सब्सटेंस एक्सेप्ट करेगा जिसको इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। और यहां पर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बच्चों वो होता है एक आयरन और सल्फर से के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस सेकंड क्या हो गया बच्चों, थियोफाइटिन, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आयरन सल्फर प्रोटीन हो जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो यहां पर लाइट गिरी थी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था जिसको थियोफाइटिन ने एक्सेप्ट करा। यहां पर जब लाइट गिरी बच्चों, देखो यहां पर भी लाइट आ रही है जो किसको ट्रांसफर हो रही है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये ट्रांसफर हो रही है P700 रिएक्शन सेंटर को। अगेन वन पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक फॉर 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, इनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट करा, आयरन सल्फर प्रोटीन। अगेन जैसे यहां पर होल क्रिएट हुआ था P680 के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया था। और मैंने बोला था ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इनको अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन आना जरूरी है। यहां पर तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी कर दी थी, वाटर स्प्लिटिंग ने, है ना। यहां पर कौन पूरी करेगा, यहां पर अब वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से आ रहा है, यहां पर आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, वो पूरी करेगा। इसकी भी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई, इसकी वाटर स्प्लिटिंग ने कर दी, इसकी पीएस सेकंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने कर दी बच्चों। तो यहां तक अब कुछ भी गैप नहीं बचा अपना, सारी चीजें सारे स्टेप अपने को समझ में आ गए। पीएस फर्स्ट तक पीएस सेकंड से चालू करके यहां पर सारी चीजें क्या हुई, यहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्यों जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्यों एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, ये मैंने आपको कंसेप्चुअल रीजन भी बता दिया। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल जा रहे हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। सारी चीजें मैंने नोट्स में पॉइंट वाइज लिख रखी है, एक एक चीज अभी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल्ड नोट्स लेकर आया हूं। ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिंदगी भर नहीं भूलोगे बच्चों आप, गारंटी है ना। आगे बात समझ में निकला। अब ये आयरन सल्फर प्रोटीन अगेन जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रांसफर कर देता है थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को, ये भी आगे के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा। ये किसको ट्रांसफर करता है, फेरेडॉक्सिन मॉलिक्यूल को बच्चों। ये जो फेरेडॉक्सिन मॉलिक्यूल होता है, अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहां पर मेन कंपोनेंट फेरेडॉक्सिन है बच्चों। ये फेरेडॉक्सिन एक एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम है बच्चों, NADP प्लस रिडक्टेज। ये NADP प्लस रिडक्टेज आपको सिर्फ ग्रेना थैलेकोइड्स में मिलेगा, स्ट्रोमा लेमिले में नहीं मिलेगा।
किस लिए चाहिए, नाम से पता चल रहा है, NADP प्लस रिडक्टेज, ऐसा एंजाइम जो NADP प्लस को रिड्यूस करता है। कैसे रिडक्शन होता है, रिडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, या तो हाइड्रोजन का गेन हो, ऑक्सीजन का लॉस हो, या इलेक्ट्रॉन का गेन। यहां पर जो NADP प्लस मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, ये NADP प्लस मॉलिक्यूल्स क्या एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कुल मिलाकर NADP प्लस से क्या बनाने के लिए, NADPH। आया नहीं आया समझ में, है ना। यहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, NADP प्लस प्लस H प्लस, 2 प्लस हो गए, 2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, जो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए फ्रॉम P700 रिएक्शन सेंटर, उसने उनको फेरेडॉक्सिन को दिया, फेरेडॉक्सिन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम को दिया, उसने इनकी इलेक्ट्रॉन की मदद से NADP प्लस के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा, प्लस एक हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन अगेन निकाला जा रहा है। अब ये प्रोटॉन कहां से लिया जाएगा, थोड़ा आप दिमाग लगा के बताओ, आपके हिसाब से कहां से लेना चाहिए। हम क्या चाह रहे हैं, यदि हमें यहां पर एटीपी प्रोडक्शन करना है ना, तो इसके लिए जरूरी ये है कि थैलेकोइड्स के ल्यूमन के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के कंपैरिजन में प्रोटॉन्स ज्यादा हो। तो इसका मतलब कहीं पर भी मुझे प्रोटॉन छोड़ने होंगे, रिलीज करने होंगे, तो मैं ल्यूमन ऑफ थैलेकोइड में छोड़ूंगा ताकि उधर प्रोटॉन बढ़े। लेकिन यदि मुझे किसी जगह पर प्रोटॉन काम में लेना है, तो मैं कहां से काम में लेने की प्रेफरेंस रखूंगा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में से प्रोटॉन लूंगा या ल्यूमन ऑफ थैलेकोइड्स में से प्रोटॉन लूंगा। ये मुझे आप आंसर देने की कोशिश करो, यदि दे सकते हो तो एक बार ट्राई करो, है ना। मतलब जिधर मैं चाहता हूं कमी हो प्रोटॉन्स की, वहां से प्रोटॉन उठाऊं, या जहां मैं चाहता हूं कि भी प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, वहां से मैं प्रोटॉन उठाऊं। कहां से उठाने चाहिए मेरे को, ट्राई टू गिव द आंसर। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे, यदि आपको आंसर आता है। चलो कोई बात नहीं, आपका आंसर नहीं आ पा रहा है बेटा। अभी मैंने क्या बोला कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि जो ग्रेना थैलेकोइड्स या जो ग्रेना है बच्चों, वो किस में पड़े हुए हैं, सब स्ट्रोमा लेमिले ग्रेने, ग्रेना जो है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं। और हर ग्रेना में बहुत सारे बेग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम थैलेकोइड्स कहते हैं बच्चों, उनके अंदर ल्यूमन है और मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स का अमाउंट बढ़ा रहे हैं और स्ट्रोमा में कम कर रहे हैं बच्चों। तो यदि मेरे को यहां पर NADP प्लस को रिड्यूस करने के लिए प्रोटॉन चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए बच्चों, तो मैं कहां से उठाऊंगा, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में से, ताकि और ज्यादा ग्रेडियंट डेवलप हो ना। हम कमी कर देंगे और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स की, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रेडियंट था, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस था ऑफ प्रोटॉन्स बिटवीन द ल्यूमन ऑफ थैलेकोइड्स एंड स्ट्रोमा, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा रिलेटिवली। हमने चाहे प्रोटॉन नहीं छोड़ा यहां पर एक्स्ट्रा ल्यूमन में, लेकिन क्योंकि स्ट्रोमा में से एक बाहर से एक प्रोटॉन उठा लिया, तो ऑटोमेटिकली कंपैरेटिवली, रिलेटिवली आप पढ़ते हो फिजिक्स में रिलेटिव मोशन वगैरह, तो रिलेटिवली अंदर की जो ल्यूमन है उसमें ऑटोमेटिकली एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना भाई कंसंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखना, ये एनसीईआरटी ने भी आपको बता रखा है, आप लोग ज्यादातर इन छोटी मोटी लाइनों पर ध्यान ही नहीं देते हो, बट ये छोटी मोटी लाइनें नहीं होती। ये जो प्रोटॉन उठाया जाता है ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में से उठाया जाता है। क्वेश्चन आता है, फ्यूचर में भी आ सकता है, और बच्चे घूम जाते हैं। सिर्फ इतना सा याद रखो, प्रोटॉन उठाएंगे तो कहां से उठाएंगे, जहां पर हम चाहते हैं प्रोटॉन कम हो, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्रोटॉन देंगे कहां देंगे, ल्यूमन ऑफ थैलेकोइड्स के अंदर बच्चों। ग्रेडियंट डेवलप करना, उसके बिना एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये जो Z स्कीम है, इसमें 2 चीजों का प्रोडक्शन हुआ है बच्चों, एक तो एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, और दूसरा किसका प्रोडक्शन हुआ है, NADPH का प्रोडक्शन हुआ है बच्चों। और देखो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रही, जहां से निकाला उसको हमने इलेक्ट्रॉन वापस दिया, यहां पर वाटर स्प्लिटिंग से दिया है, और यहां पर PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो PS फर्स्ट रिएक्शन सेंटर P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस गैप को फुलफिल करता है। ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक लाइट प्रेजेंट है। तो लाइट के प्रेजेंस में ये Z स्कीम चलती है। कहां चलेगी, ग्रेना थैलेकोइड्स में। क्यों, क्योंकि Z स्कीम के लिए आपको दोनों तरह के PS सिस्टम चाहिए, PS फर्स्ट भी PS सेकंड भी बच्चों। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो PS फर्स्ट है नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थैलेकोइड्स में होता है, और PS सेकंड अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थैलेकोइड्स में होता है बच्चों। जब एक तो दोनों तरह की वेवलेंथ हो, 680 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर दोनों वेवलेंथ होनी चाहिए लाइट के अंदर, दोनों फोटो सिस्टम्स होने चाहिए, तब जाके Z स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन काम करता है इन द ग्रेना थैलेकोइड। स्ट्रोमा लेमिले में चाहकर भी ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ PS फर्स्ट होता है, PS सेकंड होता ही नहीं है। प्लस स्ट्रोमा लेमिले में NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता,
तो वहां पर NADPH का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो NADPH का प्रोडक्शन भी सिर्फ और सिर्फ Z स्कीम में ही होगा। कॉमन चीज दोनों जगह क्या बनेगी, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP। ATP यहां भी बन रही है Z स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और ATP वहां पर भी बनेगी जब अभी हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आगे देखेंगे बच्चों। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चाहे वो ये कंसेप्ट डिटेल्ड डायग्राम हो, चाहे ये बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम हो, आई थिंक दोनों से आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी ने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया है, इतना ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, डायबिटीज कर देता है ना। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई इतना भी छोटे तरीके से या इतने भी मतलब समराइज वे में नहीं पढ़ाना चाहिए, शॉर्ट में नहीं पढ़ाना चाहिए कि आपको समझ ही नहीं पाओ। वो तो बीमारी होगी ना एक तरीके की, फिर नंबर कटते हैं हमारे। तो बेटा समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है। अब आप चाहो तो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़कर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन कोई भी आए, नोट्स में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे बच्चों। कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से। अब एक बार ध्यान से सुन लेना सारे पॉइंट्स, तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा जेड स्कीम का, और आपको सारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे और चीजें याद भी हो जाएगी बच्चों, है ना। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एक ही बार में तरीके से पढ़ लो तो आगे बहुत फायदा मिलता है। स्टार्टिंग कहां से करी थी? अ फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पिगमेंट मॉलिक्यूल इन अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ पीएस सेकंड से चीजें चालू हुई, बूस्टिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अ हायर एनर्जी लेवल। अभी LHC पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। एज दिस इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, जो हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, और पास वाले पिगमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ऐसे एक के बाद एक पिगमेंट मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर करते हुए कहां तक पहुंचा देते हैं? रिएक्शन सेंटर तक। The process continues with the energy being relayed to other pigment molecules until it reaches the P680 pair of chlorophyll A molecules. Ultimately ये एनर्जी कहां पहुंच जाएगी? जो रिएक्शन सेंटर है PS सेकंड का, जिसको क्लोरोफिल A के दो मॉलिक्यूल्स वन पेयर बना रहा है, जिनको हम P680 रिएक्शन सेंटर बोलते हैं बच्चों, या रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वहां पर ये एनर्जी पहुंचेगी। ये जो एनर्जी अब इस रिएक्शन सेंटर यानी कि वन पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के पास पहुंच रही है, ये इनसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी और हायर एनर्जी स्टेट में ले जाएगी। ये वापस लौट के नहीं आएगा। बाकी जो LHCs थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनका तो वापस लौट के आ रहा था और एनर्जी रिलीज कर रहा था। ये वापस लौट के नहीं आएगा। क्यों? इसको एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेगा, जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS सेकंड सिस्टम कहेंगे। और ये मॉलिक्यूल क्या होता है? फियोफाइटिन, जो केमिकली मैंने आपको बता दिया इज नथिंग बट अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जिसमें से मैग्नीशियम हटा के 2H हमने, दो हाइड्रोजन हमने एटम्स ऐड कर दिए हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक की बात होगी। ये हमने पूरा समझ तो लिया ही है, हम इसको एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं अभी पॉइंट्स को थ्योरेटिकली। सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स में बताता हूं ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि भाई यहां पर मैंने नोट्स के अंदर सब कुछ लिख रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स को डाउनलोड करना है। कहां से? सोचिंग ऐप से बच्चों, है ना। इसको आज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है। काफी बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है, और हमें एक्टिविटी दिख भी जाती है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो नोट्स को डाउनलोड कर भी रहे हैं। इसका मतलब फायदा हो रहा है बच्चों को। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होगी? An enzyme catalyzes the splitting of a water molecule into two electrons। मैं समझा चुका हूं, जो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और एक ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट होगा। दो जो रिएक्शन आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है वो दो वाटर मॉलिक्यूल्स का दे रखा है, क्योंकि जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हम देखेंगे तब दो ऑक्सीजन एटम हमें मिलते हैं, जो मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। उस हिसाब से आपको एनसीईआरटी ने बता रखा है। लेकिन समझने के लिए बेटर ये कि आप एक ही वाटर मॉलिक्यूल की बात याद रखें। एक वाटर मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो प्रोटॉन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो दे दिए जाएंगे PS सेकंड के गैप को फिल करने के लिए, रिएक्शन सेंटर के गैप को फिल करने के लिए। प्रोटॉन ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड में चले जाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर आर सप्लाइड टू P680 पेयर टू फिल द डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकल के फियोफाइटिन के पास गया, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स P680 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को दे दिए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन प्रोटॉन आयंस कहां रिलीज हो रहे हैं? दे आर रिलीज्ड इनटू द थैलेकोइड ल्यूमेन। देखो हर चीज एक एक छोटा पॉइंट भी लिख रखा है मैंने यहां पर। हो गए। ऑक्सीजन एटम का क्या हुआ? द ऑक्सीजन एटम इमीडिएटली कंबाइंस विद एन ऑक्सीजन एटम जनरेटेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये पूरे नोट्स, जो आज के लेक्चर के नोट्स है ना, इनको बनाने में पूरी रात गई है मेरी। रात को सिर्फ 2 घंटे सोया हूं आज मैं, और अभी पूरे दिन भर सर्जरीज, पेशेंट्स देखना, शाम को आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन सेशन भी प्लान कर रखा है 8 बजे का। तो बेटा आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूं, मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है पढ़ाने के लिए कि मैं आपके लिए रात रात भर बैठ के नोट्स बनाऊं, है ना। अपने मेडिकल प्रोफेशन में मोर देन सेल्फ सफिशिएंट हो, इतना तो आप लोग भी अब जानते हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि हाँ कि भाई यदि हम MD कर लें आफ्टर MBBS
तो फिर अपने आप में डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो मोर देन सस्टेनेबल होता है किसी भी एक बंदे के लिए। और आपने रेयरली देखा होगा एमबीबीएस करके तो पढ़ाने वाले खूब मिल जाएंगे बेटा आपको, है ना। और वहां पर भी इनफैक्ट आपने ये देखा होगा कि जो एमबीबीएस करके भी पढ़ा रहे हैं मोस्टली, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि वो अपना डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ के पढ़ा रहे हैं। भाई फिर आपने एक एमबीबीएस की सीट खराब क्यों करी? कोई एक अच्छा होनहार बच्चा डॉक्टर बन जाता, देश को भी एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता। और एमडी करके तो बहुत रेयरली होता है कि कोई टीचिंग इतना टाइम दे टीचिंग को बच्चों को, है ना, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता समय निकालना और ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन बेटा मेरे पास, मैं चाहता तो मैं मेडिकल प्रोफेशन में ही एक्सक्लूसिवली रह सकता था, या पढ़ाने में भी आज मैं इस मुकाम पर हूँ और इन पोजीशंस पे रह चुका हूँ कि मैं चाहूँ तो मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के, मतलब मैं दोनों ही प्रोफेशन में अकेले भी चलना चाहूँ तो आराम से चल सकता हूँ, लेकिन फिर भी दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो बेटा आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, जो टीचिंग है वो आउट ऑफ पैशन है कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो ये तभी फायदेमंद होगा कि जब इस मेहनत के रिवॉर्ड में आप भी मेहनत करें। मैं और कुछ नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ मेहनत चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ बेटा ध्यान से समझना, बस इतना सा चाह रहा हूँ कि ध्यान दें आप चीजों पे, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर समझ में आ गई, कौन सा कंपोनेंट कहां जा रहा है। अब वापस से हम कहां जाएंगे, फियोफाइटिन के पास जो इलेक्ट्रॉन गया है। ईच फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस सेकंड। फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन जो था वहां से कहां जाएगा, वो पीएस फर्स्ट के पास ट्रांसफर होगा। मैंने अभी बता दिया, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वाया एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कैसा प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक, यानी कि यहां से एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जाता है बच्चों। यहां पर The exergonic fall of electrons to a lower energy level provides energy for the synthesis। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन से, इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा, ट्रैप कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बना दी जाएगी बच्चों। यहां पर क्या हो रहा है, हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं बच्चों। जब एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाई जा रही तो हम उसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन लाइट की मदद से हो रहा है तो हमने इसको क्या बोला, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और क्योंकि यहां पर ये जो पूरी स्कीम हमने बनाई और जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जब उनकी रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से एक के बाद हम एक उनको सीक्वेंस में जमाते हैं, तो यहां पर स्कीम जो शेप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, जेड की तरह बन रहा है, इसीलिए इसको जेड स्कीम नाम दिया गया बच्चों। ये जो प्रपोज की गई है जेड स्कीम, हिल और बेंडाल ने करी थी, आगे लिख रखा है मैंने। एज इलेक्ट्रॉन पासेस through the cytochrome complex of the electron transport chain, protons are pumped into the thylakoid lumen, contributing to the proton gradient that is subsequently used in chemiosmosis। तो यहां पर अगेन तीन तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। एक तो वाटर स्प्लिटिंग से जो प्रोटॉन मिले वो हमने थाइलाकोइड की ल्यूमन में डाल दिए। एक NADPH का फॉर्मेशन जहां हो रहा था वहां पर जो हमने प्रोटॉन यूटिलाइज किया वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में से क्या उधर कमी कर दी, ऑटोमेटिकली एक ग्रेडियंट बढ़ गया, ल्यूमन की तरफ प्रोटॉन एक तरह से रिलेटिवली बढ़ गया। और तीसरा, ये ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो रहा है, जब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट की तरफ आ रहा है बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहां पर जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये भी ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं। यहां पर भी प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, पर्टिकुलरली प्लास्टोसाइनिन इसमें मेन रोल प्ले करता है बच्चों। और बाद में ये जो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, इसी की मदद से फिर एटीपी का प्रोडक्शन होगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज हुई उसको हम एटीपी के फॉर्म में ट्रैप करेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं अभी उस एनर्जी को हमने टेम्परेली प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्म में स्टोर कर लिया है और बाद में उसको फिर एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ, ये रहा। तो आगे देखो बात हुई, एज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्रोटॉन्स आर पंप्ड इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमन, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट इज सब्सिक्वेंटली, बाद में अल्टीमेटली इज यूज्ड इन केमियोस्मोसिस, एटीपी प्रोडक्शन में काम में आता है बच्चों। मीनवाइल, जब तक ये पूरा पीएस सेकंड का कार्यक्रम चल रहा था तब तक पीएस फर्स्ट को भी लाइट मिल चुकी है। लाइट एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड वाया एलएचसी पिगमेंट्स टू द पीएस फर्स्ट रिएक्शन सेंटर। P700 को एनर्जी मिल चुकी है, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और उसको कौन एक्सेप्ट करता है, उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस फर्स्ट यानी कि P700 इज आयरन सल्फर प्रोटीन। सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट बच्चों, photo excited electrons are passed in a series of redox reactions from the electron acceptor of PS first down a second electron। अब PS first का जो इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चों रिएक्शन सेंटर से, उसको आयरन सल्फर प्रोटीन यानी कि इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। वो अब अगली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा जिसमें फेरेडॉक्सिन मेन मॉलिक्यूल है बच्चों, थ्रू द प्रोटीन फेरेडॉक्सिन। दिस चेन डज नॉट क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड दस डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस कर जाते हो, है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए था
कि सर जब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसको यहां पर देख लेते हैं, यहां ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। यहां तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही नहीं बता रखी, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना। तो जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन एनएडीपी प्लस के पास जा रहा है, यहां एटीपी प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट, यदि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तो भी हम एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि उसके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप होना जरूरी है बच्चों। ये चीज याद रखना। आगे बात समझ में? इस कारण से पीएस फर्स्ट में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनएडीपी प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इस दौरान एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता। पीएस सेकंड से पीएस फर्स्ट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तभी एटीपी का प्रोडक्शन होता है बच्चों। The enzyme NADP plus reductase catalyzes the transfer of electrons from ferredoxin to NADP plus. 2 electrons are required for its reduction. ये मैंने आपको बता दिया है, साथ में एक प्रोटॉन भी चाहिए. This process also removes a proton from the stroma of chloroplast. ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था वो भी यहाँ पर हमने कवर कर लिया है बच्चों. ठीक है, आगे बात समझ में? नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. Z स्कीम और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो Z स्कीम हम पढ़ रहे हैं किसने प्रपोज करी थी बच्चों? हिल एंड मेंडाल ने करी थी. The characteristic Z shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. उनके redox potential के हिसाब से किसकी कितनी ज्यादा redox potential होगी? जिसकी खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिसकी जितनी ज्यादा, उसका redox potential उतना ही ज्यादा. और जब redox potential के हिसाब से हम इन कैरियर्स को अरेंज करते हैं तो हमें एक Z शेप मिलता है, जिसके नाम से हिल और वेंडाल ने ये स्कीम प्रपोज करी थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की. तो redox potential भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है बच्चों. It is what? It is measure of tendency of a chemical molecule to acquire electrons and thereby be reduced. It is also called oxidation reduction potential. It is measured in volts or millivolts, है ना. ये यदि कोई आपसे पूछ ले कि redox potential क्या होती है, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो बच्चों आप. आ गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ में? Z स्कीम मेरे ख्याल से आज के बाद अब और इस तरह से पढ़ा भी नहीं होगा और आज के बाद डाउट नहीं होगा. इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं कि इस तरह से तो अभी तक आपने कभी भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि Z स्कीम को नहीं पढ़ा होगा बच्चों. अब बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना. एक और तरीके से एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है. फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन. एक Z स्कीम के थ्रू हो रहा था, उसको हमने कह दिया नॉन साइक्लिक, और Z स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब यहां पर एक साइक्लिक पाथवे के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट भी जरूरी है. साइक्लिक पाथवे, एटीपी प्रोड्यूस हो रही है. कहां होगा? जब, इतना याद रखो इसका कंसेप्ट, आप ऐसे याद मत रखो कि ये स्ट्रोमा लेमिले में होगा, गलती हो जाएगी एग्जाम में और ये गलती करते हो. और 99% बच्चे ये याद रखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लेमिले, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ग्रेना थेरेपी. अरे नहीं भाई, आप याद क्या रखना है, यदि सिर्फ पीएस फर्स्ट अकेला काम कर रहा है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो नॉन साइक्लिक होगा. आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ग्रेना थैलेकोइड्स में चाहे दोनों हैं, लेकिन मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर पीएस सेकंड होते हुए भी काम नहीं कर पा रहा, तो फिर उस समय ग्रेना थैलेकोइड्स में भी तो सिर्फ पीएस फर्स्ट काम करेगा, और जब अकेला पीएस फर्स्ट काम करेगा तो वहां पर भी सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है कि साइक्लिक. हाँ, इन जनरल यूजुअली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां देखने को मिलता है? स्ट्रोमा लेमिले के अंदर ही देखने को मिलता है. बट कंसेप्चुअली हमें सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए बच्चों. ठीक, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जनरली कहां होगा? आपके स्ट्रोमा लेमिले में. When only, देखो पहली लाइन ही क्या लिख रखी है? When only PS first is functional, जब सिर्फ अकेला PS first functional होता है, the electrons is circulated within the photosystem first. photosystem first के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकला और वापस से लौट के, क्योंकि मैंने क्या बोला, यदि रिएक्शन सेंटर से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो देखो Z स्कीम में क्या हो रहा था? Z स्कीम में PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसको तो वाटर की स्प्लिटिंग ने फुलफिल कर दिया. ठीक है साहब. पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर वाटर स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो वहां से तो उसके इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता. उसके इलेक्ट्रॉन को फिल करने का काम कर रहा था पीएस सेकंड का इलेक्ट्रॉन. लेकिन स्ट्रोमा लेमिले में जहां पर पीएस सेकंड होता ही नहीं है, अकेला यही है, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पर कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, उसको कौन फिल करेगा भाई? अब पीएस सेकंड तो है ही नहीं, तो वहां से तो कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा होगा. तो खुद के गैप को वापस से खुद का ही इलेक्ट्रॉन फिल करता है, लौट के इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इसके पास ही आ जाएगा, और जब जहां से निकला वहीं लौट के वापस आ रहा है, तो ये पाथवे कैसा हो गया? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया बच्चों, है ना. आगे बात समझ में? बहुत इजी है यदि कंसेप्चुअली समझोगे तो. अगेन डायग्राम देखेंगे, दो डायग्राम अगेन लाया हूं, एनसीईआरटी का भी लाया हूं, क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया तो यूजुअली एनसीईआरटी का डायग्राम ही यूज होता है बच्चों, वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए. एनसीईआरटी ने देखो बता रखा है साफ साफ, ये आपका पीएस फर्स्ट,
P700 रिएक्शन सेंटर है यहाँ पर, है ना। हम अभी ये मान लेते हैं फिलहाल कि ये स्ट्रोमा लेमिले में चल रहा है, वहां P सेकंड है ही नहीं। लाइट आई, LHC मॉलिक्यूल्स ने लाइट को रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करा P700 क्लोरोफिल एम मॉलिक्यूल्स के पेयर को, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट करा बच्चों, आयरन सल्फर प्रोटीन ने एक्सेप्ट करा, जो कि इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, बस माइनस में ये डिनोट कर रहा हूं कि कमी हो गई। कमी हो गई तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि इसको हमने लिख दिया P700 प्लस, प्लस का मतलब यहां पर प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है। अब इस गैप को फिल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से आएगा, P सेकंड तो है ही नहीं कि उससे आ जाए, वाटर की स्प्लिटिंग भी यहां नहीं होती, वहां से भी नहीं आ सकता। तो यहां पर जो आयरन सल्फर प्रोटीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा था, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन के थ्रू वापस से इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इसको दे देगा। अगेन यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, क्योंकि ल्यूमन थाइलेकोइड की ल्यूमन में जो स्ट्रोमा लेमिले की ल्यूमन है उसके अंदर यहां पर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, तो अगेन यहां पर भी एटीपी का प्रोडक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर क्योंकि NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, कहां, स्ट्रोमा लेमिले के अंदर, तो स्ट्रोमा लेमिले में जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो NADPH का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होगा। ये तो हो गया एनसीईआरटी का डायग्राम। अब प्रॉपर वे में यदि समझना हो तो सबसे अच्छा डायग्राम देखो, ये लगता है मेरे को, यहां पर हमने वो सिचुएशन बता रखी है जहां पर ग्रेना थाइलेकोइड्स में दोनों पॉसिबिलिटीज है, जब दोनों तरह की वेवलेंथ है तब दोनों काम करेंगे। लेकिन मान लो सिर्फ हमारे पास P700 रिएक्शन सेंटर को स्टिमुलेट करने वाली 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही है लाइट में, तो फिर ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये नॉन फंक्शन हो जाएगा। जब ये नॉन फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, लाइट की वजह से फोटो सिस्टम 1 की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, यदि मान लो जेड स्कीम चल रही होती, अब यहां पर ध्यान से देखना, यदि जेड स्कीम चल रही होती तो जो आयरन सल्फर प्रोटीन यहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है बच्चों, फेरेडॉक्सिन को। ट्रांसफर तो ये फेरेडॉक्सिन को करेगा ही करेगा एक बार। यदि यहां पर ये ग्रेना थाइलेकोइड में चल रहा होता, प्लस दोनों तरह की वेवलेंस होती 680 भी 700 भी, तो PS सेकंड भी एक्टिवेटेड होता, PS फर्स्ट भी होता। उस केस में इससे यहां के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलकर जाता उसको तो फिल करता यहां से आने वाला इलेक्ट्रॉन, और ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन मिलता है ये फेरेडॉक्सिन को देता, ये फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज को देता, और NADP प्लस किसमें रिड्यूस हो जाता है, NADPH में। ये तो यहां पर होता, लेकिन फिर यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि यहां पर ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन के मॉलिक्यूल चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए, वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इधर वाली में नहीं होते, और जब वो नहीं होंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा, उस केस में एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यदि ये पाथवे चलता है जेड स्कीम, तो इस वाले केस में यहां पर NADPH तो बन रहा है, लेकिन यहां एटीपी नहीं बन रहा, एटीपी यहां बन रहा था। अब सपोज करो यहां पर ये नॉन फंक्शनल है, सिर्फ ये काम कर रहा है, तो अब इस केस में ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन को तो देगा, लेकिन अब ये फेरेडॉक्सिन इधर ना देके इस इलेक्ट्रॉन को किधर देगा बच्चों, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आएगा, बस प्लास्टोक्विनोन हटा दो, उसकी जगह फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, और लौट कर ये इलेक्ट्रॉन वापस से P700 जो रिएक्शन सेंटर है बच्चों यहां पर उसके पास आ जाएगा, उसके गेप को। ये साइकिल बार बार चलती रहेगी, और क्योंकि यहां पर अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स काम में आ रहे हैं जो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट को बढ़ा सकते हैं, प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, तो यहां पर अगेन क्या प्रोड्यूस होगी, यहां पर फिर से एटीपी प्रोड्यूस होगी। तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप होना बहुत 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 जरूरी होता है। आगे बात समझ में, कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ा टाइम से आया करो, है ना। आप तो ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म होने में आया, लेकिन कोई बात नहीं, ये लेक्चर लाइव के साथ साथ अभी आप बाद में यूट्यूब पे तो ही अवेलेबल देख सकते हो, ऐप पे भी अपडेट कर दिए जाएंगे बच्चों आज सारे लेक्चर्स और नोट्स अभी तक के, तो आप ऐप के थ्रू भी सारे पुराने लेक्चर्स आपको देखने, ऐप के थ्रू ज़्यादा ईजी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, चैप्टर वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं, टेस्ट के नोट्स भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, आज वाले सारे डायग्राम्स भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। एक्जैक्टली जो नोट्स में यहाँ पर लेकर आऊँ वही आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। बहुत जल्दी हम हार्ड कॉपी में बुकलेट्स के फॉर्म में भी ये नोट्स अवेलेबल कराने की प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों, एक बार सारे नोट्स बन जाएं, क्योंकि बना मैं ही रहा हूँ, है ना, क्योंकि पढ़ाता भी मैं हूँ, तो मेरी हमेशा से एक फंडा रहा है, जो भी हम पढ़ाएं हम खुद नोट्स बनाएं तो ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, बेस्ट डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स होगी बच्चों। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है एक बार सारे नोट्स बन जाएं, जैसे जैसे जिस यूनिट के, अब जैसे रिप्रोडक्शन वाली यूनिट के नोट्स कंप्लीट हो गए, चारों चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उस यूनिट की एक बुकलेट
अभी हम एक सैंपल के फॉर्म में बना रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग का काम चल रहा है, वो हो जाए तो फिर हम उसको ऐप पे अवेलेबल करा देंगे फॉर परचेज, वो आपको कोरियर के थ्रू डिलीवर कर दी जाएगी बच्चों। ऐसे जैसे जैसे जिन जिन यूनिट्स के नोट्स कंप्लीट, ह्यूमन फिजियोलॉजी अब जैसे कंप्लीट होने वाली है, तो पूरे 7 चैप्टर्स का एक बुकलेट बना देंगे, पूरे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल इसी तरीके के जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सारे डायग्राम्स, ये सारे नोट्स, और ये चीजें आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ में आ गया। यहाँ पर सिर्फ एटीपी का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिले में एनएडीपी प्लस रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, इस कारण से वहां पर एनएडीपीएच का प्रोडक्शन नहीं होता ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आई थिंक चीजें आसान है, एक बार आप थ्योरी देख लेते हैं भाई इसकी, एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी मैंने आपको समझा ही दिया है। So cyclic photophosphorylation, when only PS first is functional, the electron is circulated within the photosystem first, and the phosphorylation, that is ATP synthesis, occurs due to cyclic flow of electrons की वजह से यहाँ पर phosphorylation हो रहा है और लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हमने cyclic photophosphorylation बोला। It occurs in the stroma lamella because the stroma lamella membranes lack PS second, उनमें PS second नहीं होता, as well as NADP reductase भी नहीं होता। तो NADP reductase नहीं होने के कारण NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा, PS second नहीं होने के कारण Z स्कीम ना होकर cyclic होगा। अब जो मैंने बोला था, it may also occur, exceptional condition, it may also occur, rare condition, it may also occur in Grena thylakoids when only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available for excitation। मतलब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज्यादा की वेवलेंथ की यदि है तो फिर आपका पीएस फर्स्ट ही काम करता है, जिसमें 700 P700 रिएक्शन सेंटर होता है। तो यदि लाइट में आपको 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ यानी कि 680 नैनोमीटर वाली नहीं है, उस केस में आपका पीएस सेकंड काम नहीं करेगा, सिर्फ पीएस फर्स्ट काम करेगा। और एक्सेप्शन रेयर केस है, वहां पर उस केस में ग्रेना थैलेकोइड्स में भी फिर आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है बच्चों। ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पास ऑन टू NADP+। अभी अपन ने देखा यहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो नॉन साइक्लिक जब चल रहा था, तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है पीएस फर्स्ट का, उससे फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, उससे NADP+ रिडक्टेज के पास जाता है, यानी कि NADP+ के पास वो रिड्यूस होकर NADPH बनाता है। लेकिन यदि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है तो आयरन सल्फर प्रोटीन से जो फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो इसके पास में जाके फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन के थ्रू होता हुआ वापस से जो 700 रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स उनके पास आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो during cyclic photophosphorylation, the excited electrons do not pass on to NADP+ but are cycled back to the PS first complex reaction center through the electron transport chain, resulting in ATP synthesis, लेकिन not NADPH, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आई होप जो मेरी कोशिश थी, जो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हमें लग गया है, अब जस्ट सपोज करो यदि मैं ये हैंड रिटन नोट्स लिखकर नहीं लाऊं, ये डायग्राम्स में ऑलरेडी बनाकर और सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर करके नहीं लाऊं, तो सपोज करो ये जो इतना डिटेलिंग में मैं समझा रहा हूं आपको, क्या इतना समझाने के लिए हमें समय मिलेगा? क्योंकि बहुत सारा समय मेरा किसमें वेस्ट होगा, लिखने में और आपका भी लिखने में। तो ये जो मैंने कंसेप्ट भी पर्टिकुलरली आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा, जहां पर हैंड रिटन नोट्स बनाकर लाए जाते हैं कलर्ड, और इस तरह से लाए जाते हैं कि सारी चीज आपकी कवर हो जाए। लेकिन हमारा ज्यादा से ज्यादा समय, आपको भी मैं लिखने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपका भी लिखने का समय बचेगा, मेरा भी बचेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा समय किस में दे रहे हैं? हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में, समझने में और समझाने में। तो जब लिखने का समय कम होगा तभी तो हम समझाने में ज्यादा समय ले पाएंगे, और समय बहुत क्रूशियल है बच्चों, हमें समय ज्यादा से ज्यादा बचाना है। ये मान के चलो अभी जो हमने 1 घंटे की पढ़ाई करी है, ये ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर है बच्चों, है ना, जो हमने 1 घंटे में, तो लेकिन 1 घंटे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जिंदगी भर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे डॉक्टर बनो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, है ना बच्चों। तो मजा आया होगा आई होप, क्योंकि अगेन कोशिश ये है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी हो। जो भी काम करो बच्चों मजे से करो, है ना, मजा आना चाहिए काम में, एक पैशन होना चाहिए, रातों की नींद अपने आप उड़ जानी चाहिए, है ना, थॉट्स आने चाहिए दिमाग में, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। एंड डू नॉट लिमिट योरसेल्फ, कभी अपने आप को बांधो मत कि यार मेरे को सिर्फ ये करना है। मैं कहता हूँ सब कुछ करना है, और मैं इसी फलसफे पे चल रहा हूँ बच्चों, मैं अपने आप को बांधता नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ ये नहीं कि हाँ कि यार मैं डॉक्टर बन गया तो सिर्फ डॉक्टर, अरे नहीं यार, पढ़ाओ भी सही, डांस भी करो। हम रील्स, कॉमेडी रील्स भी बनाते हैं, मेरे चैनल पे भी डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, बच्चे इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं। दिन में यदि 1-2 वीडियोस आपको, मैं इसी थॉट के साथ ही वीडियोस स्टार्ट करें चैनल के ऊपर कि मेरे थ्रू यदि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, आपके दिमाग में से कुछ समय के लिए स्ट्रेस कम हो जाए बच्चों, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी थॉट के साथ मेरे चैनल के ऊपर भी कुछ कॉमेडी जो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, वो मैंने डालना स्टार्ट करा है। ऑलरेडी हमारा एक एक्सक्लूसिव चैनल है डॉक्टर डाइटिशियन डुओ के नाम से, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डाइटिशियन है,
तो डॉक्टर डाइटिशियन डुओ के नाम से हमारा एक और चैनल है जिस पर एक्सक्लूसिवली हम डांस शॉर्ट्स और कॉमेडी रील्स डालते हैं, कॉमेडी शॉर्ट्स डालते हैं। तो बेटा सब कुछ करो और ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। ये सोचने बैठ गए बेटा ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, जितना जी सकते हो पूरा जियो, काम अच्छे करो, गलत काम नहीं करने हैं, सही ट्रैक पे चलो, मेहनत पूरी करो, दिन भर जितनी मेहनत कर सकते हो। नींद ऐसी आनी चाहिए कि आप पलंग पे पड़े और आपको नींद आ जाए, इतनी थकान होनी चाहिए। बेटा मेरे हमेशा आंखों में इतनी नींद रहती है कि यदि मैं अभी भी चाहूँ ना तो मेरे को 1 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। तो ये ज़िंदगी है बेटा, क्योंकि एक ही मिली है, जितना कर सकते हो कर लो। अभी भी मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें सोचता हूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और करूँगा। जैसे-जैसे समय निकलता है मैं सब करता हूँ बेटा, है ना? लिस्ट बहुत लंबी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि लाइफ़ एक ही है और लाइफ़ की कितनी लेंथ है ये हमें नहीं पता, है ना? आप बहुत फेमस पॉपुलर डायलॉग है, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अब लंबाई का तो आपको पता ही नहीं है कब खत्म हो जाए, लोग कब कहाँ कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब अभी एक इतना शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, जस्ट 2 मिनट आपके लूँगा मैं। एमडी के दौरान मेरी बैचमेट थी, नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, है ना? अच्छे फ्रेंड्स हैं हम और जस्ट सपोज़ करो कि अभी आधे घंटे पहले तक बहुत अच्छी लाइफ़ चल रही थी उनकी, शी वाज़ मैरिड, एक बच्चा भी और आधे घंटे बाद खबर मिलती है कि उनके जो हस्बैंड वो भी एक डॉक्टर हैं, इनफैक्ट थे, मार्केट गए थे टू व्हीलर से, एक बस से एक्सीडेंट हुआ और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है बच्चों, तो जितना जी सकते हो जी लो, टेंशन्स मत लिया करो, है ना? आप लोग पढ़ाई की भी, रिजल्ट्स की, एग्जाम्स की बहुत टेंशन लेते हो। टेंशन लेके क्या एग्जाम अच्छा हो जाएगा? जो वो तो जैसा होना है वैसा होना है। वो किस पे डिपेंड करेगा आपने कितनी मेहनत करी और कुछ लक फैक्टर भी होता है, मैं मानता हूँ। तो सब कुछ आपके बस में, लेकिन लक फैक्टर नहीं है, मेहनत है। तो आप अपना 100% दो, उसके बाद सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो होगा जैसा होगा उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा नहीं आता है तो एक बार इवेल्युएट करो, यार मुझसे क्या गलती रही, उसको रेक्टिफाई करो, अगली बार हो जाएगा। फेलियर भी आते हैं और ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई फेलियर नहीं आया हो। मेरे में भी आए, आपके में भी आए, आगे भी आएँगे हम सबकी लाइफ में। गलती कहाँ होती है कि हम फेलियर्स से सीखते नहीं है बेटा, सीखो। हाँ, फेलियर्स को सीखोगे तो एक बार में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे में तो तीसरे अटेम्प्ट में आपको चीज़ों में, मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे बच्चों, अलग-अलग तरीके के, है ना? तो ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम को हम एक बार में पास कर पाएँ। लेकिन मेन चीज़ क्या है? हर बार अपना 100% देना। 100% देकर भी यदि किसी कारण से नहीं कर पाए, वहाँ दुःख नहीं होगा आपको। कम से कम ये तो सैटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने अपना 100% दिया है ना? तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं अभी आज का लेक्चर। बहुत हो गया ज्ञान भी। दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन। कादिर को स्पेशल थैंक्स, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स डाल रहा है मेरे लिए, है ना? प्यार है आपका। मतलब जो कल रील डाली वो तो बिल्कुल लाइक क्यूट सा लव लगा। माइक्रोस्कोप में भी अंशुमन सर दिख रहे हैं, कौन सोच सकता है ऐसे? थैंक यू वेरी मच कादिर। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।